Now starting with the next topic which is British rule over India. जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंडिया के ऊपर तब इंडिया का सिनेरियो क्या था, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया को एज अ कंट्री क्या क्या चीजों के लिए सफर करना पड़ा था. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग विच इज द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय बैटल ऑफ प्लासी fought in 1757. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स यहाँ पे सिर्फ रूल करने के इरादे से नहीं आए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग ट्रेडर्स बन के आए थे, बट देन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी, अपने रूट्स एस्टैब्लिश कर लिए इंडिया में. एंड देन क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ. इन विच ईयर 1757. बैटल ऑफ प्लासी was fought between Britishers and the Nawab of Bengal who was सिराज उद-दौला at that time. तो इन दोनों के बीच में जब ये बैटल हुआ सिराज उद-दौला हार गए. ठीक है, अब जैसे ही वो बैटल हारे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनका जो एरिया था वो अपने अंडर ले लिया. तो वहां से ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ. नाउ the main purpose of the British rule in India was to use Indian economy as feeder economy for the development of British economy. बहुत बार इकोनॉमी हो गया एक लाइन में, राइट? मतलब क्या बोला जा रहा है, फीडर इकोनॉमी मतलब क्या? जैसे आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मस्किटो आके बैठता है, वो क्या करता है, आपका खून ले रहा है. वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडिया को सिर्फ यूज किया, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया और यूज किया एज अ फीडर इकोनॉमी. दैट मीन्स वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश करना चाहते थे. दे हर्ड अ लॉट अबाउट इंडिया कि इंडिया बहुत रिच है, सोने की चिड़िया है, यहाँ पे ये रिसोर्स है, बहुत कुछ अवेलेबल है इंडिया में. तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इंडिया को यूज करेंगे, यहाँ का रिसोर्स अपनी कंट्री में लेके जाएंगे एंड विल मेक ब्रिटेन द रिच कंट्री, राइट? सो इंडिया वॉज यूज एज अ फीडर इकोनॉमी. रिमेंबर द टर्म. Next is they exploited India's natural as well as human resource for the glory of their own country. That means India का सिर्फ human resource और natural resource दोनों को ही यूज किया गया. ऐसा होता ना कि चलो हमारे यहाँ से गोल्ड ले गए, यहाँ बहुत कुछ स्पाइसेस ले गए, बट नहीं, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट किया, हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया, हमारी पूरी कंट्री को, पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया. Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from them on 15th April 1947. That means around 2 centuries के बाद में, 200 साल के बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. Now, moving on to the next topic, which is policy by colonial government. Colonial government क्यों बोलते हैं? Because इंडिया क्या था? इंडिया उनकी कॉलोनी थी. ठीक है, they were the ruler country, वो रूल कर रहे थे. इंडिया was a कॉलोनी फॉर देम, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडिया पे नहीं, उन्होंने और भी कुछ कंट्रीज को कैप्चर किया था, उनके ऊपर भी रूल कर रहे थे. तो इंडिया वाज वन ऑफ देयर कॉलोनीज और उनकी कुछ पॉलिसी थी. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट. उनकी पॉलिसी क्या थी? इट वाज अ टू फोल्ड स्ट्रेटेजी. इट ट्रांसफॉर्म द कंट्री into a supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. हमारे जो आगे के आने वाले 1-2 चैप्टर्स हैं वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, ऑन दिस वेरी टू फोल्ड स्ट्रेटेजी. दैट मीन्स क्या, उन्होंने क्या किया, इंडिया को यूज किया, ठीक है, टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, और उसको कहाँ पे ले गए? ब्रिटेन में. ब्रिटेन में उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट किया, इंडस्ट्रीज को सेट किया, और वहां का फिनिश्ड गुड्स कहाँ पे लेके आए? इन इंडिया. सो रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी, ये हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे, हमारे आगे के चैप्टर्स भी इसी के ऊपर बेस्ड है. The next thing was colonialism refers to a system of political and social relations between two countries of which one is the ruler and other is its colony. जो मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया. इंडिया क्या था? कॉलोनी था, एंड ब्रिटेन वॉज द रूलर कंट्री. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दे डिड नॉट ओनली दे जस्ट डिड नॉट कम हियर टू रूल. दैट मीन्स वो बराबर से हमारे सोशल रिलेशंस, ठीक है, दैट मीन्स हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया विद अदर कंट्रीज, सोशल रिलेशंस में वो आ गया. देन नेक्स्ट इज हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड जो डिसीजंस थे वो सब के सब कौन लेता था? द रूलर कंट्री. Now, the ruling country not only has political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated country. That I explain you just right now. India के अंदर जो भी policies बनती थी वो सब कौन बनाता था? हमारी ruler country, which was Britain. In case of India, the unequal relationship between the colony, that is India, and the ruling country, that was Britain, resulted in underdevelopment of India.
दैट मीन्स जब हमारे यहाँ पे कंट्री में ये रूलिंग हो रही थी, ये रूल किया जा रहा था, तब क्या रिजल्ट आया, फाइनल प्रोडक्ट क्या निकला भाई कि इंडिया क्या बन गया, फ्लरिशिंग इकोनॉमी। जो हमने आगे देखा था कि इंडिया वाज अ फ्लरिशिंग इकोनॉमी, और बाद में इंडिया क्या बन गया, अंडर डेवलप्ड नेशन, जिसके पास में रिसोर्स भी नहीं था, जिसके पास में ह्यूमन रिसोर्स था, एक्सप्लॉइट हो चुका था, राइट। तो ये लास्ट में इसका रिजल्ट आया कि इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में से एक बन गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इकोनॉमिक कंडीशंस कैन बी जज्ड बाय टू वेज। दो चीजें थी जिससे हमें इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ रही थी। द फर्स्ट वन वाज लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड द सेकेंड वन वाज पर कैपिटा इनकम। नाउ नेशनल इनकम में इसके पूरी कंट्री में कितना हमारा इनकम जनरेट हुआ है, एंड पर कैपिटा इनकम इन सिंपल लैंग्वेज इज दैट पर पर्सन, पर इंडिविजुअल क्या इनकम हुई है। नाउ low level of income and per capita income, that is, no sincere attempts was made by the British governments to estimate India's national income and per capita income. That means उनका पर्पस तो क्या था, इंडिया को यूज करना, तो they were least bothered कि इंडिया में लोग कितना कमा रहे हैं, हम इंडिया को आगे प्रोग्रेस करवाएं नहीं करवाएं, नहीं, उनका पर्पस क्या था, दैट टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, तो वो फुलफिल हो रहा है, तो दैट्स इट, उनका ध्यान सिर्फ उसी पे था। Some individual attempts were made by the experts like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiras, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. But all estimates produced conflicts and inconsistent results. That means ये जो सारे लोग थे, ठीक है, please remember these names: Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiras, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. They all made attempts to define कि हमारे इंडिया में एस्टिमेट करने के लिए कि हमारा इनकम क्या है, नेशनल इनकम एंड हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, बट सबके मेथड्स अलग अलग थे। दैट मीन्स उसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, दैट मीन्स लड़ाइयां हो गई, ठीक है। However, estimates of Dr. Rao, that is V.K.R.V. Rao, on national and per capita incomes were considered very significant. It is an important point. आपको आ सकता है एग्जाम में that whose estimate were the correct estimates, और यहाँ पे किसके estimates क्या थे, significant थे, तो डॉक्टर V.K.R.V. Rao. Remember this. Most of the studies revealed that countries' growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and 0.5% growth in per capita output per year. That means क्या बोला जा रहा है, एग्रीगेट पूरी कंट्री ने मिला के कितना प्रोड्यूस किया था, इट वाज लेस देन 2%, ठीक है, एंड पर कैपिटा आउटपुट वाज लेस देन 0.5%. दैट मीन्स देयर वाज नो ग्रोथ एज सच, देखा जाए तो कोई ग्रोथ नहीं हुई थी कंट्री के किसी भी आउटपुट में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तीन चीजें जो हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड द थर्ड वन बीइंग इंटरनेशनल ट्रेड, दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड। सो ये तीन हमारे मेन एरियाज थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने अपना पूरा फुलफिल करने की कोशिश करी, उनका जो मोटिव था, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम देखने वाले हैं इन डीप कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर।